हेलो एवरीवन। आप सभी या तो एमएससी कर चुके हो या फिर एमएससी कर रहे हो। आफ्टर एमएससी आपने क्या सोचा है, क्या किया जाए? तो सबसे बेस्ट रहेगा एमएससी के बाद सीएसआई और यूजीसी नेट निकालना। लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेट के एग्ज़ाम में क्या आता है और के पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है नेट एग्ज़ाम्स के लिए, और जेआरएफ निकालने के लिए क्या एज लिमिट है, और नेट का एग्ज़ाम हमें क्यों ज़रूरी है। अगर आप एमएससी के बाद नेट कर दे हो तो नेट आपको एलिजिबल बनाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप रिसर्च फील्ड में आगे प्रोसीड कर सकते हो। जेआरएफ और नेट का एक ही एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसमें हाईएस्ट कट ऑफ पे जाते हो तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, और अगर हाईएस्ट से थोड़ा लो पे जाते हो तो आप नेट क्वालिफाई करते हो। तो इस एग्ज़ाम्स के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में आता क्या क्या है और कितने मार्क्स का टोटल होता है। एग्ज़ाम में टोटल 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए 20 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं। इसमें आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड। आउट ऑफ 20 आपको 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, और 15 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी आपकी 2 मार्क्स की। सेकंड बी सेक्शन आएगा। बी सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। इसके आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से आपको ओनली 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट पार्ट सी, जिसमें आपको लेंथी क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ असेसन टाइप्स भी, मैच द फॉलोइंग टाइप्स भी, और आपको कुछ इक्वेशंस टाइप क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस दिए होते हैं और 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन की मार्किंग आपकी 4 मार्क्स रहती है। बट इस जितनी ज़्यादा आपको चॉइसेस दिख रही है ना, उतना ही ये टफ एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाती है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 या 25% रहती है। दैट मीन्स अगर आप 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 2 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही, साथ में हाफ मार्क्स भी कट हो जाएगा। और अगर 4 मार्क्स का आप अटैम्प्ट किया है आपने और वो गलत हो जाता है तो दैट मीन्स आपके 4 मार्क्स तो कट होएंगे, साथ में आपका 1 नंबर भी चला जाएगा। तो इसका मतलब होता है आपकी 25% नेगेटिव मार्किंग है। टोटल जो आपका एग्ज़ाम आता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं 70 मार्क्स, और 25 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं 100 मार्क्स। एज लिमिट, इस एग्ज़ाम में नेट को क्वालिफाई करने की कोई एज लिमिट नहीं है, बट जेआरएफ के लिए इन्होंने एक एज लिमिट सेट की हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहती है मेंस के लिए, और बाकी कैटेगरी को एससी एसटी फीमेल को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अप टू 3 ईयर्स का और रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या आता है। किसी भी एग्ज़ाम को करने से पहले आपको थ्रोली पता होना चाहिए उसका पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको पार्ट ए में जर्नल साइंस से रिलेटेड क्वालिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस और रिसर्च एप्टीट्यूड। बट रिसर्च जो एप्टीट्यूड होता है वो जर्नल रीजनिंग टाइप का नहीं होता, और या आप बोल लो कि जो इसमें रीजनिंग आती है वो वैसी रीजनिंग नहीं होती जो आप एचएसएससी या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स में देखते हैं। इसमें थोड़ा परम्यूटेशन टाइप और थोड़ा एनालिसिस बेस्ड रीजनिंग आती है। तो थोड़ा आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको गलत कर देते हो तो ये नेगेटिव मार्क में आपको फंसा सकती है। नेक्स्ट आप देखते हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम यहाँ डिस्कस करें लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस में मोस्टली यहाँ पर लगभग 13 यूनिट ऐसी हैं जिनसे आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। जैसे यूनिट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल एंड कैटालिसिस, इसमें आप क्या पढ़ते हो कि आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सब के बारे में आप थोड़ी डिटेल में पढ़ते हो। अमीनो एसिड कितने होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, एंजाइम की वर्किंग कैसी होती है, कैसे एंजाइम काम करता है वगैरह, सारा आप इसमें कंप्लीट पढ़ते हो। यूनिट सेकंड बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म कंटेनिंग है। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड पढ़े हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं,
हैं, कैसे वो डिग्रेड होती है, कैसे रीअरेंज किए जाते हैं, कैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कैसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है। इस तरीके से आप डीएनए आरएनए सबके स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आप कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ोगे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ोगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड वायरस। इसके अंदर आपको कंप्लीट वायरसेस और प्रोकैरियोट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर से लेके उसके फंक्शन तक के हर डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। एज वेल एज आपको एक यूनिट करनी है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसमें आप जूलॉजी और बॉटनी की जितनी भी डाइवर्सिटी होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स की, वो सारी डिस्कस करते हो, वो सारी लर्न करते हो। आजकल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इसमें आप एंटीबॉडीज टाइप, एंटीजन, सारी उनकी रिएक्शंस किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं वो सब डिस्कस करते हो। नेक्स्ट इज़ एनर्जेटिक्स, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इसमें आप जीन से रिलेटेड और डीएनए से रिलेटेड स्टडी करते हो कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स के अंदर। और उसके बाद डिस्कस करते हो कि उनका रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन का। देन जेनेटिक्स में आप मेंडल्स के लॉ डिस्कस करते हो और हाउ लिंकेज परफॉर्म्ड, रिकम्बिनेशन, जीन मैपिंग, ऑल अदर टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आजकल ना नेट में क्वेश्चंस जो हैं 2 यूनिट को मिला के एक क्वेश्चन पूछने लग गया। जैसे कि कोई जेनेटिक्स का आपको क्वेश्चन दे देगा और साथ में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पोर्शन ऐड कर देगा उसके अंदर, और फिर पूछेगा आपसे कैसे डीएनए में पीसीआर का रोल क्या है, या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं, रेस्टोरेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कटिंग करवा के डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बारे में आपसे बात करेगा। इस तरीके से 2 यूनिट को मर्ज करने लग गए, तो आप यूनिट छोड़ नहीं सकते हो अब। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियो एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको पूरी प्लांट के बारे में, जैसे रूट, सीडलिंग, फ्लावरिंग कैसे क्या होता है वो सब पता होना चाहिए। एज वेल एज आपको उसकी फिजियोलॉजी, जैसे साइकिल्स जो चलते हैं, फोटोसिंथेसिस साइकिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के होते हैं, प्लांट्स के हॉर्मोन्स है, सिंथेसिस हैं, उनके फंक्शंस हैं, और ये सब आप डिस्कस करते हो। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में आप ह्यूमंस के जितना भी आपको फिजियोलॉजी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइनोलॉजी है, या हार्ट से रिलेटेड है, या न्यूरॉन से रिलेटेड है, आप किडनी से रिलेटेड है, सब आपको डिस्कस करना है। और एज वेल एज आपको ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़नी है, जो एक रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट होता है वो। उसके साथ आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सी एलेगिन्स हो गया, आस्ट्रेरिया हो गया, इन सब के बारे में आपको, उनकी किसी में आई डेवलपमेंट है, किसी में न्यूरल डेवलपमेंट है, किसी में स्पाइनल डेवलपमेंट है, ये सब आपको डिटेल स्टडी करना है। नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आपको हर जगह मार्क्स गेनिंग है। जितनी सिंपल दिखती है क्वेश्चन में आप उतना पजल हो सकते हो, इसलिए इसको इन डिटेल बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपको जितनी भी लाइफ साइंस की टेक्निक्स होती है, पीएसबीसीआर है, इलेक्ट्रोफोरोसिस है, इन सब टेक्निक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं कि ये सब आपको यूनिट, ये कंटेंट आप कहाँ से कर सकते हो, तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक आती हैं, पाथफाइंडर पब्लिकेशन की, इसकी बुक है लाइफ साइंसेस के नाम से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको उन दोनों पार्ट्स में ये कंप्लीट यूनिट्स, उसके अलावा एक बुक आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और आती है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप ये 4 बुक खरीद लेते हो तो आपका ये ऑलमोस्ट सारा हो जाता है। मैंने 2 बारी नेट क्वालिफाई किया, एक बारी जेआरएफ क्वालिफाई किया। अकॉर्डिंग टू माई पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगी कि इन सब यूनिट्स को उन बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, बट आप इसे ऐसे स्टडी ना करना, आप इसको रिलेट करो। लाइक पहले आप सेल स्ट्रक्चर को पढ़ो, उसके फंक्शंस को पढ़ो, उसके बाद आप उसके मेटाबॉलिज्म्स को पढ़ो। मेटाबॉलिज्म्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो मॉलिक्यूल है वो बना है, तो दैट मीन्स आपको बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद मेटाबॉलिज्म। इसी तरीके से फिर अगर डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो प्रोकैरियोट, वायरस और डाइवर्सिटी को एक साथ पढ़ो। उसके बाद आप अपने जेनेटिक्स और मोल बायो पढ़ो, और फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इम्यूनोलॉजी को स्टडी करना। और साइड बाय साइड आप प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो को चला सकते हो। एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो को एक साथ पढ़ने के बाद में आप इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इवोल्यूशन पढ़ो। और टेक्निक्स को जब आप ह्यूमन फिजियो कर रहे हो या जेनेटिक्स कर रहे हो, उस टाइम पे 1 टेक्निक को कवर करते चलो। नेट आपका हाईली स्पेसिफाइड होता है और इसे टेक्निक मांगता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये यूनिट मैं इन डिटेल में आगे डिस्कस करूँ तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी, आप कमेंट करके बता देना। नेट जर्नली
टफ एग्ज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है, बट बिना स्ट्रेटजी के ये कभी क्लियर नहीं हो सकता। नेट जर्नल की कैटेगरी की अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो वो 100+ जाती है, 100 ± 2 मार्क्स में आपकी कंसीडर करती है, और JRF उससे 10 या 15 मार्क्स ज़्यादा पे आपका JRF हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करो JRF निकालने की, सो दैट नेट ईजिली आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आगे वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन।